नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस ने बोला है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो अलग हैं। साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोस्ती ना रहे, थोड़ी दुश्मनी ना रहे, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो पाए। एक्चुअली में रिसेंटली जयशंकर साहब ने यूएसए को क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने $450 मिलियन की हेल्प की है F-16 डील में पाकिस्तान की। तो इस बात को लेकर यूएस ने स्टेटमेंट दिया। तो ओवरऑल क्या न्यूज है इसको देखेंगे। इसके साथ साथ शिवसेना में जो टसल चल रही है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। जो कि मैं बता दूं, शिवसेना एक्चुअली में कौन सा फैक्शन रिप्रेजेंट करता है इस बात को लेकर ईसीआई इंक्वायरी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है इस बात को लेकर कि जो एकनाथ शिंदे वाला एमएलए फैक्शन है ये डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या है, दोनों चीजें समझेंगे। फिर गवर्नमेंट ऐप जलदूत डाटा कैप्चर कर रही है ग्राउंड वाटर टेबल्स की, इसके बारे में बात करेंगे। 2021 में इंडिया के अंदर कितने फॉरेन टूरिस्ट आए, 2020 और 2019 के कंपैरिजन में कितने थे, इसको देखेंगे। आर्मी ने मीडियम और लॉन्ग रेंज वेपन्स को डिप्लॉय किया है नॉर्दर्न बॉर्डर पे, मतलब बेसिकली चाइना बॉर्डर की बात हो रही है, इसको यहाँ पे देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट फिजिकल, इसके रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसकी बात की जाइए, इसको देखेंगे। तो ये तो हो गए आज के करंट के डिस्कशंस। एडिटोरियल के डिस्कशंस में हम 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक आर्टिकल है इंडिया नेपाल टाइज, कैसे इंडिया और नेपाल मिलके हाइड्रो पावर में एक दूसरे के साथ एंगेज कर सकते हैं, इसके बारे में एक आर्टिकल है। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर, उसकी हिस्ट्री को यहाँ ट्रैक किया गया, इसको देखेंगे। क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई। अभी जो 45 वीडियो 10 यूट्यूब चैनल्स की बैन की गई हैं, जिसमें एक्चुअली में इसलिए ये न्यूज़ ज़्यादा फेमस हो रही क्योंकि ध्रुव राठी बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, तो उनकी भी एक वीडियो यहाँ पे हटाई गई है। तो इस बात को लेकर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई ऑनलाइन, आपने देखी होंगी, तो एक आर्टिकल उससे रिलेटेड है, वो भी देखेंगे। फिर पंजाब में आपके सामने क्या इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडियन क्रिकेट टीम की रीसेंट T20 परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। तो 5 आर्टिकल्स लगभग एडिटोरियल के। तो वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एज थिक एज थीस। एज थिक एज थीस मतलब बहुत क्लोज होना, बहुत फ्रेंडली होना, इतने ज्यादा फ्रेंडली होना कि आप एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करो। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब चलिए पहली न्यूज़, जीएस पेपर 2 इश्यूज इन पॉलिटिक्स एंटी डिफेमेशन लॉ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, और हो सके तो शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से आपके कॉन्टैक्ट्स तक वीडियो पहुंचती है, देखेगा वही जिसके काम की है, सो प्लीज शेयर इट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोसीडिंग्स को रोकने से मना कर दिया, ये बोल के कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हुआ ये है, उद्धव ठाकरे साहब, आपको पता है शिवसेना के लीडर हैं उद्धव ठाकरे साहब, अब बवाल हो गया महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एकनाथ शिंदे साहब उनसे अलग हो गए, इन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। अब इस बात को लेके ये होने लगा कि भैया महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके पास मेजॉरिटी, कौन सीएम बनेगा, तो सीएम बन गए आपके एकनाथ शिंदे साहब। अब यहां पे उद्धव ठाकरे साहब के कैंप ने जाके ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन डाली कि साहब ये जो एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन है ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इट इज लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। तो चूंकि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो पैरेलली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रोसीडिंग नहीं चला सकता कि शिवसेना को एक्चुअली कौन रिप्रेजेंट करता है, उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन या एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन। सुप्रीम कोर्ट के साथ सामने मैटर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 की बात करो, तो इस पर्टिकुलर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि भाई कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर बहुत सारे फैक्शंस हैं, तो किस फैक्शन का क्लेम सबसे स्ट्रांग है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। ठीक है भाई, तो ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अब ऑब्वियस सी बात है, शिवसेना के कैंप के अंदर इस समय पे एक प्रॉब्लम चल रही है, एक स्प्लिट सा चल रहा है, एक रिफ्ट चल रही है। स्प्लिट नहीं बोलना चाहिए, स्प्लिट की एक टेक्निकल डेफिनेशन अभी बात करता हूं। तो इस रिफ्ट के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में शिवसेना को कौन सा फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ना चल पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने उद्धव ठाकरे के फैक्शन ने बोला कि चूंकि ये जो एकनाथ शिंदे वाले एमएलएज हैं, इनके अगेंस्ट डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में चालू हैं, तो ईसीआई की प्रोसीडिंग अभी नहीं हो सकती।
जो 5 जज की बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लीड कर रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने बोला कि आप ये कैसे कह सकते हो, अरे माना कि इन पर्टिकुलर एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है, बट उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैंडेट को हम एकदम से नहीं रोक सकते। चूंकि हमारे पास एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेटेड काम रोक दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंक्वायरी कर रहा है कि एक्चुअली में शिवसेना को कौन रिप्रेजेंट करता है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता रहेगा। ओके, ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। अब शिंदे ग्रुप की तरफ से 2 एडवोकेट आए थे, नीरज किशन कौल और महेश जेठमलानी। ये क्या बोल रहे हैं? Even disqualification of MLA should not disqualify them from the primary membership of political party. There is nothing in the 10th schedule which dilutes the ECI jurisdiction under the 1968 order. तो ये जो एकनाथ शिंदे वाला रेबल कैंप है, ये क्या बोल रहा है कि भाई देखिए सिंपल बात है, बात ये है कि मान लीजिए कि ये जो MLAs हैं एकनाथ शिंदे वाले, कल की डेट में MLA नहीं भी रहते हैं तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर रहेंगे और शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के 1.5 लाख पार्टी मेंबर्स के साइन किया हुआ एफिडेविट एकनाथ शिंदे के फैक्शन के पास है। तो लीगली एकनाथ शिंदे तब भी शिवसेना पार्टी की मेंबरशिप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो और उनके सपोर्टर्स एमएलए रहे चाहे ना रहे। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की प्रोसीडिंग्स को रोकने से मना कर दिया। अब थोड़ी बहुत एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर लेते हैं, हालांकि इसको मैंने पहले बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 10वें शेड्यूल के थ्रू जुड़ा गया था 1985 में। उस समय पे एक ट्रेंड से उठाया था कि 2 करोड़ लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, 4 करोड़ लिए यहां से वहां चले गए, तो डिफेक्शन चालू थे, सरकार गिराना बनाना पैसे की रिस्पेक्ट पे हो रहा था। इसीलिए एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू कि अगर बिना वजह तुम पार्टी छोड़ के उधर गए या किसी भी वजह से गए तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें ओवरऑल अगर आप देखो तो 1985 में जो एक्ट आया था ये बोला गया था कि अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो जाते हैं या अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो उसको स्प्लिट माना जाएगा या फिर कह लो मर्जर माना जाएगा। समझ गए? तो 1985 के एक्ट के हिसाब से मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए, उसके 30 एमएलएज हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब 30 में से अगर 10 चले जाते हैं दूसरी तरफ तो बड़े बल्क क्वांटिटी में 10 जा रहे हैं, तो ये दूसरी पार्टी से मर्जर मान लिया जाएगा। इसमें इन 10 को डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये बोला गया कि अगर 30 एमएलएज हैं तो इसमें अगर कम से कम 20 जाते हैं दूसरे फैक्शन की तरफ तब जाके उसको मर्जर माना जाएगा। अगर 20 से कम जाते हैं मतलब 2/3 से कम जाते हैं तो उस केस में वो सारे के सारे 2/3 से कम वाले एमएलएज डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। समझ गए? ओवरऑल डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा? तो उस हाउस का जो लीडर होगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होता है, उसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। तो स्पीकर और चेयरमैन डिसीजन लेंगे और स्पीकर और चेयरमैन डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी डिसीजन लेंगे उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी पिटीशन जा सकती है। एक और बात, स्पीकर और चेयरमैन के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी समय ले सकते हैं डिसीजन लेने में। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एमएलए के अगेंस्ट डिफेक्शन प्रोसीडिंग शुरू हुई तो वो डिफेक्शन प्रोसीडिंग तुरंत कंप्लीट होनी चाहिए 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 5 साल तक भी चाहे तो स्पीकर या चेयरमैन अपने सामने उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को पेंडिंग रख सकता है। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इश्यूज इन पॉलिटिक्स एंटी डिफेक्शन लॉ। गवर्नमेंट ऐप जल्दू टू कैप्चर डाटा ऑन ग्राउंड वाटर टेबल्स। देखिए यहां पे ओवरऑल कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर निकल के आ रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ग्राउंड वाटर लेवल्स को कुओं में मेजर किया था नवंबर 2021 में, और नवंबर 2021 के जो लेवल्स हैं उनको मेजर किया गया था नवंबर 2011 से लेकर 2020 तक के लेवल से। 3 जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे वाटर लेवल्स वेल्स में बढ़े हैं, एक तो है तमिलनाडु, एक कर्नाटका, एक तेलंगाना, और बॉटम 3 स्टेट्स जहां पे वाटर लेवल घटे हैं, एक पंजाब, एक राजस्थान, एक हरियाणा। अब ओवरऑल ये जो जलदूत एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो 2 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर ये मोबाइल एप्लीकेशन जलदूत बनाई है। काम क्या है इसका? मॉनिटर द अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स अक्रॉस द कंट्री। चूंकि देश के अंदर वाटर टेबल बहुत तेजी से रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है और उसके चलते देश के अलग अलग इलाके में सूखा पड़ रहा है, रीजन्स ड्रॉट में जा रहे हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में देखा जाए
तो भैया ये मोबाइल एप्लीकेशन अलग अलग वेल्स ग्राउंड वाटर टेबल्स के वाटर लेवल को मॉनिटर करता है। तो हर साल क्या होगा कि भैया हर विलेज में 2 से 3 ओपन वेल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इन ओपन वेल्स में साल में 2 बार डाटा कैप्चर किया जाएगा, 101 मई से 31 मई, जब मानसून आने वाला होता बट आया नहीं होता। 1 मई से 31 मई है टाइम गर्मी का, तो इस गर्मी के समय पे ओवरऑल मानसून आया नहीं है, तो कुओं में पानी का लेवल थोड़ा कम होगा। तो चूंकि कुओं में पानी का लेवल थोड़ा कम होगा, तो उस समय का अगर आप मॉनिटर करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ गर्मी के समय पे कुएं में कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है। और वहीं पे पोस्ट मानसून पानी बरसने के बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ओवरऑल उन कुओं में पानी मॉनिटर किया जाएगा, उनकी फोटो के साथ और जियो टैगिंग के साथ उनको ये जो सेंट्रल जलदूत मोबाइल ऐप है इस पे अपलोड किया जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन हर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास अवेलेबल होगी जिसने जलदूत ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। इस जलदूत ऐप को नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डाटाबेस के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे पानी के लेवल को एनालाइज किया जाएगा और उसके बेसिस पे कंजर्वेशन एफर्ट्स को डायरेक्ट किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर ऐप का डाटा है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होगा। मतलब ओवरऑल इस डाटे को आप पूरा का पूरा अपने मोबाइल में लोड कर लो और उसके बाद कभी इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप ओपन करके देख सकते हो कि देश में किस जगह पे जो कुएं हैं उनमें कितना पानी है और कितना पानी नहीं है। ठीक है भाई, फिर आगे आर्मी डिप्लॉयज मीडियम लॉन्ग रेंज वेपन्स अक्रॉस नॉर्दर्न बॉर्डर। जीएस पेपर 3 डिफेंस सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। तो भैया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 से एक लंबा स्टैंड ऑफ चल रहा है और हमारी तरफ से इंडियन आर्मी ने भी जबरदस्त आप कह लो वेपन्स वगैरह का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। तो एंटायर रेंज ऑफ मीडियम रेंज आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयड है और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी डिप्लॉयड है इस रीजन में। इंडिया ने अपनी फायर पावर को यहाँ जबरदस्त कर रखा है और इंडिया यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए और 100 K9 वज्र हॉविट्सर खरीद रही है। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी समझते हो ना, आर्टिलरी मतलब कि ओवरऑल आपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस, बेसिकली आर्टिलरी का मतलब ये होता है कि जैसे बंदूक मतलब गोले फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, गोलियों से ज्यादा तो बम फेंके जाते हैं दूर में, वो रॉकेट भी हो सकते हैं छोटे मोटे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कारगिल वॉर से रिलेटेड पिक्चर देखी हो, अभी ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, तो विक्रम बत्रा साहब के ऊपर ये जो मूवी थी इसमें कारगिल वॉर में आर्टिलरी के यूजेज को दिखाया गया था कि ऊपर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ओवरऑल ये पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है, नीचे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, माउंटेन हमारे हैं, तो नीचे से भारत सरकार आर्टिलरी के थ्रू फायरिंग कर रही है, आर्टिलरी फायरिंग कर रही है ऊपर पाकिस्तानी बेसमेंट्स पे, एस्टेब्लिशमेंट्स पे। तो हाईएस्ट और एडवांस लेवल की आर्टिलरी को हम प्रोक्योर कर रहे हैं जिसमें से K9 वज्र हॉविट्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धनुष, K9 वज्र, M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्सर, इन सब को ओवरऑल इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है आर्टिलरी फायर पावर को बढ़ाने के लिए, खासकर नॉर्दर्न चाइना बॉर्डर पे। इसके साथ साथ पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी यहां पे लेके आया गया, MRLS। मतलब एक ही समय पे जो पिनाका सिस्टम है वो अपने बैरल से बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च करेगा एनिमी की पोजीशंस को ध्वस्त करने के लिए। तो हमारी आर्टिलरी फायर पावर में K9 वज्र, धनुष, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और M777 अल्ट्रालाइट होविट्सर्स हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। प्लस हमारे पास जो मीडियम रेंज है, हमारे पास जो शॉर्ट रेंज है उसको मीडियम रेंज में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब हम ओवरऑल अपनी आर्टिलरी की फायरिंग काफी लंबे डिस्टेंस तक कर पाएं, इसके लिए शॉर्ट रेंज आर्टिलरी फायरिंग यूनिट्स के साथ मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायरिंग यूनिट्स भी हमारे पास होनी चाहिए। तो जो मीडियमाइजेशन का प्रोसेस है कि हम अपनी आर्टिलरी फायरिंग यूनिट्स की रेंज को बढ़ाएं, ये 2040 तक पूरा हो जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम टैक्टिकल UAV खरीद रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ओके, इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अभी हमारे पास हैं। एक तो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं ये, दूसरा एक छोटे वाले की एंड्योरेंस 15 मतलब रेंज 15 से 20 किलोमीटर की है और 2 घंटे तक वो उड़ सकता है। मतलब जिस जगह से उड़ेगा उस जगह से 15 से 20 किलोमीटर तक उसकी रेंज जाएगी और 2 घंटे तक उड़ सकता है। दूसरा एक ऐसा मिनी UAV है हमारे पास जो 4 घंटे तक उड़ सकता है, उसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। जैसे कि स्मर्च MRLS, इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। और इससे भी ज़्यादा रेंज वाले जो ड्रोन सिस्टम है वो या तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या USA और इजराइल से प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं। चाइना ने ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट कर रखा है LAC के ऊपर, आर्मी भी उसी डिप्लॉयमेंट को मैच कर रही है। K9 वज्र ऑलरेडी LAC पे डिप्लॉयड है और 100 और 100 मतलब 100 और K9 वज्र इंडियन आर्मी खरीद रही है डिप्लॉय करने के लिए। K9 है क्या?
तो इट इज अ 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर। इसको लार्सन एंड ट्रूब्रो ने बनाया है। टेक्नोलॉजी मिली है साउथ कोरियन डिफेंस मेजर हॉनफॉर डिफेंस से। इसको वहां पे K9 थंडर कहा जाता है, इंडिया में K9 वज्र कहा जाता है। पहले पाकिस्तान बॉर्डर डेजर्ट्स में डिप्लॉयड थे, अभी इनको माउंटेन्स में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल ये इक्विपमेंट्स के एक्सट्रीम विंटर में चल पाएंगे। एक्सट्रीम विंटर में अच्छी से अच्छी मशीनरी बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार, कनाडा में अगर आप चले जाओ तो कार, अभी क्या हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती नहीं है, बट वो कंट्रीज जहाँ एक्सट्रीम विंटर्स करती हैं अक्सर कर जो गाड़ी के इंजन है बैठ जाते हैं ठंडी में। तो ठंडी में एक पर्टिकुलर मशीन को चला पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंडियन आर्मी ने विंटराइजेशन किट्स खरीद रहे हैं रेजिमेंट के लिए भी और अपनी रेजिमेंट के जवानों के लिए भी, और उन जवानों को यूज़ करने के लिए जो वेपन्स हैं, जो आर्टिलरी गन्स हैं, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके लिए भी, ताकि ओवरऑल अच्छी खासी गर्मी रहे, ऑपरेशनल टेम्परेचर रहे इन पर्टिकुलर मशीनों का। अभी के लिए आर्मी के पास 5 ग्रैड रॉकेट रेजिमेंट्स हैं, 3 स्मर्च रेजिमेंट्स हैं, 4 पिनाका रेजिमेंट्स हैं और 6 पिनाका रेजिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है। लॉन्ग रेंज में ये जो इंडिजिनस पिनाका रेजिमेंट है, ये लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी का मेन स्टे बनेगा, ऐसा बताया जा रहा है। फिर अगला, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर्वे शोज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन 4th क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल, मैन्युफैक्चरिंग लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। क्या है भाई, इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर की बात करो। अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर क्या होता है? एक तो आप एग्रीकल्चर की बात कर लो। एग्रीकल्चर के अंदर आप गए और वहां पे जाके आपको ओवरऑल मतलब खेतीबाड़ी की, उससे पैसा कमा लिया, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आपको कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है, तो जब आपको कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको आप इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट बोलते हो। तो इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर्स है अलग अलग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, इनके रिस्पेक्ट में कुछ डाटा दिया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगभग 38.5% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर्स हैं। मतलब इंस्टीट्यूशंस में जो जो नौकरियां दी गई हैं, 38.5% नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैं। ये बताता है 4th राउंड, जो कि जनवरी से मार्च 2022 का था, ऑफ द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको आप QES बोलते हो, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ AQEES। AQEES क्या है? ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ये जो पर्टिकुलर सर्वे इसको रिलीज किया गया यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपिंदर यादव के द्वारा। इसने ये बताया है कि भाई 3.18 करोड़ वर्कर्स एम्प्लॉयड है 5.31 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स में। जनवरी और मार्च से बीच में 5.3 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ इंडिया में 3.18 करोड़ वर्कर्स एम्प्लॉयड है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि 2021 के जो आखिरी 3 महीने थे उसके रिस्पेक्ट में, जो जनवरी मार्च 2022 के जो आखिरी 3 महीने, मतलब समझिए 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 को अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 से कंपैरिजन करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में लगभग 4 लाख वर्कर्स और एम्प्लॉयड हो गए हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा रेशियो रखता है 38.5%, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर 21.7%, फिर IT BPO सेक्टर 12%, हेल्थ सेक्टर 10.6%। लगभग जो 12% एस्टैब्लिशमेंट है इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में, उसमें लगभग 10 से कम वर्कर्स थे। तो टोटल अगर 100% एस्टैब्लिशमेंट देखें, इंस्टीट्यूशन देखें, कंपनियां देखें, तो 12% कंपनियों में वर्कर्स 10 से कम है। केवल 1.4% ऐसी कंपनियां हैं जहां पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, और ये वो कंपनियां हैं जो कि IT या BPO सेक्टर में जो बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट करती हैं, या फिर हेल्थ सेक्टर में। वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 3rd क्वार्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन था 31.6% एम्प्लॉयमेंट में, 4th क्वार्टर में हो गया 31.8%। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, बट फिर भी ठीक है। हेल्थ सेक्टर में जो वर्क फोर्स है 52% वुमेन है, एजुकेशन सेक्टर में 44% वुमेन, फाइनेंशियल सर्विसेज में 41% वुमेन, IT BPO में 36% वुमेन। समझ गए? फाइनेंशियल सर्विसेज में वुमेन मेल से ज़्यादा है। फिर ओवरऑल जितने भी ये आप कह लो इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें से 86.4% रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, 8.7% कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, 2.3% कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, 2% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। चलिए क्वेश्चन बताइए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ और कैजुअल एम्प्लॉयज़ में क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने पहले भी ये फ़र्क बताया और ये फ़र्क बहुत लॉजिकल है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में और कैजुअल एम्प्लॉयज़ में क्या फ़र्क होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2013-14 में जब 6th इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, तो जो 9 सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं यहाँ पे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एजुकेशन,
तो लगभग 2.37 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे। और अब अगर आप फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च 2022 की बात करोगे तो 3.18 करोड़ एम्प्लॉयड है। अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 3.1, ये सितंबर से दिसंबर नहीं होना चाहिए, अक्टूबर से दिसंबर होना चाहिए। ओके, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3.14 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे। जनवरी फरवरी मार्च 2022 में 3.18 करोड़, और यही डाटा 2013-14 के लिए 2.37 करोड़ था। ओके, फिर जो लेबर ब्यूरो है उसने इस AQEES सर्वे के बेसिस पे ये भी बताया है कि जो 9 सेक्टर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स के, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, ITBP और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको यहाँ पे कवर किया गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट को लेके ये जो AQEES रिपोर्ट दे रहा है, इसमें लेबर ब्यूरो ने इन 9 सेक्टर्स को टारगेट किया है। ठीक है, AQEES में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, एक होता है एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं दोस्तों। आगे आ जाते हैं। GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी टूरिज्म, अराइवल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टुक बिग हिट इन 2021 डाटा शोज। भाई कोविड-19 का पैंडेमिक लगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इंडिया के अंदर 44.5% से कम हो गए 2021 में। तो टूरिस्ट के रिस्पेक्ट में यह डाटा है GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। आप देखिए 2021 में 2020 के कंपैरिजन में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 44.5% कम हुए। जी हाँ, 2020 में 2.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, लगभग 27,40,000 फॉरेन टूरिस्ट आए थे इंडिया के अंदर, और 2021 में नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट थे 1.52 मिलियन। अभी क्या है ना, 2020 में हमारी इकोनॉमी बंद होते होते मार्च एंड हो गया था, अप्रैल तक पहुंच गए थे, तो जनवरी फरवरी मार्च में ही बड़े तादाद में टूरिस्ट इंडिया के अंदर आ गए थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2019 में इंडिया के अंदर 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, 1 करोड़ 10 लाख के लगभग। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप प्रपोर्शन देखो तो एक ईयर के पहले 3 महीने में 30 लाख हो जाएंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च 2020 में अच्छे खासे फॉरेन टूरिस्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुके थे, फिर लग गया कोरोना का लॉकडाउन और सारा बवाल फैल गया, रायता फैल गया। तो 2021 में लोगों ने चांस ही नहीं लिया। 2021 में भी सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो 2021 में केवल 15 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए इंडिया के अंदर। वो भी वो लोग रहे होंगे जो कि घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लो लालायित रहते हैं, जो कि कोरोना के समय पे सब घूमना अवॉइड ही कर रहे थे। समझ गए? लेकिन इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि भैया जो NRIs थे वो 2021 में 2020 के कंपैरिजन में 52.6% ज़्यादा है। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ना रह के बाहर किसी कंट्री में काम वगैरह कर रहे थे, हो सकता है उनकी नौकरी चली गई हो या वहाँ उनको सही ना लग रहा हो, महंगाई हो गई हो, कुछ तनख्वाह वगैरह बंद हो, वर्क फ्रॉम होम हो गया हो, तो वो क्या किया, इंडिया में वापस आ गए। समझ गए? 2021 में टॉप 15 कंट्रीज जहां से फॉरेन टूरिस्ट आए इंडिया के अंदर, तो US, UK, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से लगभग 81% टूरिस्ट आए इंडिया के अंदर। ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो एयर मोड से आए, 87.5% एयर ट्रेवल करके आए। ठीक है भाई। इंडिया से कितने टूरिस्ट बाहर गए, तो 2021 में बताया जा रहा है कि 85,50,000 इंडियंस इंडिया से बाहर गए। 2020 में नंबर था 72,90,000। 2020 से कंपैरिजन 2021 में लगभग आप कह लो 7% लोग ज़्यादा बाहर ट्रेवल किए थे। ज़्यादातर कौन सी जगह पे लोग जाते हैं, तो इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं दुबई में। 2021 में जो टॉप डेस्टिनेशन था इंडियंस के लिए वो था UAE, उसके बाद US, कतर, ओमान और UK भी जाते हैं लोग। जो डोमेस्टिक टूरिज्म है इंडिया में उसने एक माइनर रिवाइवल देखा। डोमेस्टिक टूरिज्म लगभग 11.05% बढ़ा है। 2020 में जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट थे वो थे 610.22 मिलियन और 2021 में ये थे 677.33 मिलियन। तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब कि आप रहते हो उत्तराखंड में और घूमने के लिए आप केरला चले गए, तो इसको आप कह सकते हो डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है भाई। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इंडिया के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। 2021 में टूरिज्म के थ्रू इंडिया ने कमाया है $8.797 बिलियन, 2020 में कमाया था $6.959 बिलियन। तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में हमने 26.4% ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाया है टूरिज्म के थ्रू। ठीक है। धनखड़ साहब का यह बोलना है कि जो टूरिज्म है इट इज द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम जनरेशन। हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम जनरेशन के लिए टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर उभरा है। और इसमें भी एक सब हेड है मेडिकल टूरिज्म। अगर हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें तो आगे आने वाले समय में हम और पैसा कमा सकते हैं टूरिज्म के थ्रू। फिर धनखड़ साहब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 के लिए दिए गए उत्तराखंड को, महाराष्ट्र को,
और तेलंगाना को। अगर आप कह सकते हो तो 2 साल के पैंडेमिक के डिसरप्शन के बाद ये अवार्ड्स दिए गए उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना को। फिर अगली जीएस पेपर 3 की न्यूज, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओवर इंडियाज इंटरेस्ट। भैया क्वेश्चन ऑन F-16 असिस्टेंस टू पाकिस्तान, यूएस सेज रिलेशनशिप विद इंडिया पाकिस्तान डिस्टिंक्ट। देखिए क्या है, इंडिया ने यहाँ पे ओवरऑल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है यूएस के साथ कि आप ये $450 मिलियन की असिस्टेंस क्यों दे रहे हो। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उस समय पे पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ F-16 हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल किया था। तो ये F-16 हवाई जहाज कल की डेट में इंडिया पाकिस्तान का कोई माइनर स्केल वॉर होता है तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार की सस्टेनमेंट और रिलेटेड इक्विपमेंट की जो मदद यूएस कर रहा है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है अगर ये मदद पाकिस्तान के पास जा रही है। इसलिए एस शंकर साहब ने यूएस में वॉशिंगटन DC में अपना लेक्चर देते वक्त साफ साफ ये बोला कि भाई ये जो यूएस कर रहा है वो सही नहीं है। यूएस की तरफ से क्या जवाब आया, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने क्या बोला कि भैया हम अपनी पाकिस्तान की रिलेशनशिप को अलग देखते हैं और इंडिया की रिलेशनशिप को अलग देखते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी बॉनहोमी रहे, बट दोनों को रिलेशनशिप हम अलग तरीके से देखते हैं। ये यहां पे बोला इन्होंने। जयशंकर साहब ने पलट के जवाब दिया, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी बाय सेइंग दीज थिंग्स। मतलब इस प्रकार की बातें कह के कि हम पाकिस्तान को अलग तरीके से देखते हैं, इंडिया को अलग तरीके से देखते हैं, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। इंडिया के पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इंडिया चाहे तो एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहां पे ईरान के साथ शुरू कर सकता है और यूएस को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा इस बात का। लेकिन यहां पे यूएस इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करके। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया यहां पे ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को खोले, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन एक्सिस में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान मेंबर बन चुका है। अब ईरान इससे पहले कि चाइना और रशिया के इतने पास चला जाए पाकिस्तान के कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर खत्म हो जाए, बेटर ये रहेगा कि इससे पहले इकोनॉमिकली इंडिया ईरान के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाए। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मिले। यहाँ पे बैठ के 75 साल की यूएस पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर बातचीत हुई। पाकिस्तान की कैसे फ्लड रिलीफ और कंस्ट्रक्शन में मदद की जाएगी इसके ऊपर बातचीत हुई। इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई। रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप इंडिया के साथ मेंटेन हो जाए इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई। डेब्ट रिलीफ और रीस्ट्रक्चरिंग, पाकिस्तान ने जो भी पैसा उठा रखा है चाइना से और दुनिया भर से, इसके बारे में बातचीत हुई। फ्लड के इफेक्ट को कैसे रोका जाए इसके बारे में बातचीत हुई। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का एश्योरेंस चाहता था कि अफगानिस्तान को साथ डील करने के लिए, तालिबान के साथ डील करने के लिए यूएस को हमेशा से लगता है कि पाकिस्तान की मदद लगेगी। पहले भी पाकिस्तान की मदद लेके ओवरऑल ये अपना उल्लू कटवा चुके हैं, फिर से अभी भी वही हो रहा है। ठीक है भाई, ये सब चीजें हैं। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होता है। अब हम जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। ये मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, ये वाला एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि इंडिया नेपाल टाइज, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है मुकेश कुमार श्रीवास्तव साहब ने, सीनियर कंसल्टेंट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, एंगेजमेंट के लिए याद दिला दिया। 18 अगस्त 2022 को इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडिया के एनएचपीसी के साथ, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि एक वेस्ट सेती और सेती रिवर प्रोजेक्ट, जिसको SR6 प्रोजेक्ट बोला जाता है 1200 मेगावाट का, ये नेपाल में इंडिया डेवलप करेगा। तब मैं आपको पहले बता दूं, ये जो वेस्ट सेती और सेती रिवर प्रोजेक्ट है ना, ऐसा नहीं कि इंडिया को एकदम से मिल गया है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट दिया गया था फ्रांस को, उसके बाद गया ये ऑस्ट्रेलिया के पास, उसके बाद गया ये चाइना के पास। जब सबने इसको लात मार दी तब ये आया है इंडिया के पास। 4 साल बीत चुके हैं, चाइना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर चुका है। चाइना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 2018 में विड्रॉ हो गया था। तो ये जो वेस्ट सेती रिवर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको डेवलप करके इंडिया को क्या फायदा होगा और नेपाल को क्या फायदा होगा, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी थीसिस की जा रही है। अब इसके पास्ट को समझते हैं। 1980s में 750 मेगावाट का वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को एनविसेज किया गया, जिसमें से 37 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम भी इंक्लूड की जाएगी। और इसके लिए फ्रांस की सॉग्रिया नाम की कंपनी को डेवलपिंग लाइसेंस दिया गया। इस कंपनी ने एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराई 1987 में, और ओवरऑल उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ कंसीडरेबल हो नहीं पाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी आई, स्नोई माउंटेन्स इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, SMEC ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया अर्ली 1990s में। और 1997 से लेकर 2011 तक इस बात पे कोशिश होती रही कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्प्यूट थे और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर डिस्प्यूट थे। फिर एंट्री होती है 2009 में चाइना के नेशनल मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की। इसने ओवरऑल यहां पे एक मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया।
अभी भी मेजॉरिटी स्टेक एसएमईसी के पास भी है, बट चाइना की नेशनल मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन भी अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ चुकी है। लेकिन फिर अगर आप देखो तो बाद में चाइना का नेशनल मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बाहर निकल गया। उसने बोला कि यार मजा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट सही नहीं है, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं लेंगे। अभी भी मेजॉरिटी स्टेक एसएमईसी के पास है। फिर नेपाल की सरकार ने 2011 में एक डिसीजन लिया और वेस्ट सेती हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड से एसएमईसी को निकाल दिया। एसएमईसी को जो लाइसेंस दिया गया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, उसको नेपाल ने हटा दिया। और फिर चाइना को यहां पे फिर से एक मौका मिला। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2012 में साइन किया चाइना के थ्री गॉर्जेस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने, और ये बोला कि हम ये वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। 2012 से लेकर 2018 तक ही चाइना का थ्री गॉर्जेस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इसमें दिमाग लगाता रहा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये पार्ट था प्रोजेक्ट, लेकिन एंड में इसने भी बोला कि भैया हम नहीं बना पाएंगे। तो फ्रांस ने छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, चाइना ने छोड़ा, फाइनली ये प्रोजेक्ट आके झोली में गिरा है। मतलब नेपाल खुद से तो प्रोजेक्ट, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में नेपाल ने अपने पैसों से भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। 2018 में जब चाइना ने छोड़ दिया उसके बाद से नेपाल ने कोशिश की कि हम खुद अपना पैसा लगा के प्रोजेक्ट बना ले, बट इनसे प्रोजेक्ट नहीं बना। यार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना मजाक नहीं होता, बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता। फाइनली इंडिया के पास आ गया एस वेस्ट सेती एंड सेती रिवर SR6 ज्वाइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का। अब नेपाल ने इंडिया के अंदर भरोसा दिखाया कि आप बना दो, मतलब हर जगह घूमते फिरते अब फाइनली इंडिया के पास पहुंचे कि यार कुछ तो बन जाए। ठीक है, एनएचपीसी ने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट साइन किया है और बोला भैया 18,000 करोड़ का खर्च आएगा। ठीक है ना। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि बाद में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो पावर बेच के पैसा भी तो कमाना है। और ये वेस्ट सेती और सेती रिवर प्रोजेक्ट SR6 प्रोजेक्ट अकेला प्रोजेक्ट नहीं जो कि नेपाल के अंदर इंडिया एग्जीक्यूट कर रहा है। महाकाली टीटी के अंदर 6,880 मेगावाट का प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। अपर करनाली प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का, अरन 3 प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का, ये सब इंडिया डेवलप कर रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न नेपाल में। तो क्या इंडिया को इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अगर हम नेपाल में बनाते हैं तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ेगा। बहुत स्पीड से चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को नेपाल में बढ़ा रहा है ताकि चाइना का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़े। इंडिया को इसे काउंटर करना पड़ेगा, और काउंटर करने का बेस्ट तरीका यह है कि हम बड़े स्केल पे नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ऑब्वियस सी बात है, ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इसका फायदा इकोनॉमिकली इंडिया भी उठाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बस नेपाल में पैसा डंप कर दे रहे, हमें पलट के कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा हमें। ओवरऑल जिस कंपनी ने भी ये प्रोजेक्ट बनवाए हैं, यहाँ पे जो भी पावर वगैरह बेची जाएगी उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका एक हिस्सा इंडिया के पास भी आएगा, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा, जो कि थोड़ी बहुत इंडिया टिल्ट रखते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि नेपाल के अंदर चाइना ने जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इंडिया नहीं खरीदता है, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसीलिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इंडिया के ही डेवलपर्स आके नेपाल के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएं, और उसी प्रोजेक्ट को की बिजली को इंडिया खरीद भी लेगा तो नेपाल को भी फायदा होगा। अगर आप देखो तो नेपाल के अंदर 83,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, और आगे आने वाले समय में इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आज के समय में इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कोल को जला के पूरी की जाती है। तो अगर हम नेपाल के अंदर एक रिजर्व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ओवरऑल इंस्टीट्यूशन कर देते हैं तो कल की डेट में हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अब यहाँ पे कैच है दोस्तों, कल की डेट में नेपाल के अंदर कोई केपी शर्मा ओली जैसा प्रधानमंत्री आके बैठ जाता है और इंडिया बड़ी इन्वेस्टमेंट करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दे नेपाल के अंदर, और ये केपी शर्मा ओली पागल होकर बोले कि नहीं भाई अब हम इंडिया को पावर नहीं देंगे, तो फिर इंडिया वहां पे थोड़ा मजबूर हो जाएगा। हम अपनी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को किसी और कंट्री के ऊपर बेस नहीं कर सकते। ये भी यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, समझ गए भाई। हालांकि नेपाल की इकोनॉमी के एस्पेक्ट में बात की जाए तो अगर नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल पूरी तरीके से हार्नेस होता है तो नेपाल 2030 तक साल में 310 बिलियन रुपीस कमा सकता है, और 2045 तक हर साल 1069 बिलियन रुपीस नेपाल कमा सकता है केवल इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी बेच के। ओके, और इंडिया को भी फायदा होगा क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उतना ज्यादा इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इकोलॉजी को नुकसान मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, जहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां पे और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आती है। जो माउंटेन इकोलॉजी है वो अफेक्ट हो जाती है, इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी आती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो इसी रिस्पेक्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया को बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करना चाहिए नेपाल के अंदर। अब देखिए, ओवरऑल जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया नेपाल के अंदर चला रहा है उसके कुछ फैसेट्स बताए गए। पहली बात तो
कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लगभग $2.04 बिलियन लग रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिनारियोस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, ज्वाइंट ऑडिट कंडक्ट करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कैसे होंगे, किस प्रकार से फायदे को बाद में शेयर किया जाएगा, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, ये सब पहले फिक्स करना जरूरी है ताकि कल की डेट में कोई कॉमर्शियल मुद्दा ना उठ जाए, कॉमर्शियल डिस्प्यूट ना उठ जाए। दूसरा, नेपाल के कंसर्न्स को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया नेपाल के अंदर बनाएगा उसकी 21.9% प्रोड्यूस पावर को नेपाल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। पहले अरेंजमेंट्स में केवल 10% प्रोड्यूस पावर को नेपाल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करता था, अब 21.9% को यूज करेगा। समझ गए? फिर भाई ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में इमरजेंसी के समय पे नेपाल कितनी पावर को रीडायरेक्ट कर सकता है और इंडिया में पावर का एक्सपोर्ट खत्म कर सकता है, रोक सकता है, इसके ऊपर भी मॉडलिटीज डिस्कस की जाएंगी। और सबसे तीसरा, एक रीजनल ग्रिड बनाने की जरूरत है। BBIN इसके लिए बेस्ट हो सकता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो हम इंडिया और नेपाल के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं और बगल में आपका भूटान है। तो भूटान और नेपाल मिलकर इंडिया के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाता है और बाद में बांग्लादेश को भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी जुड़ जाएगा। तो एक रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन जाएगी जो कि क्रॉस बॉर्डर एनर्जी मार्केट को बनाएगी, जो कि कॉमर्शियल बेसिस पे भी अच्छा है और ओवरऑल लोगों की लीजर और रिक्वायरमेंट्स के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, द लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन। रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग रिलीज की 2022 की जुलाई महीने में और टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पे रैंक निकली। वैसे अप्लाई तो हजारों में इंस्टीट्यूट्स ने किया था, लगभग आप कह लो कि 1250 इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे रैंकिंग के लिए अप्लाई किया था। इन 1250 इंस्टीट्यूशंस में 200 इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग हुई है यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो जो बेस्ट कॉलेज आया है उसका स्कोर है 90.04%, लेकिन जो 50th रैंक पे कॉलेज है उसका स्कोर है 50%, जो 100वीं रैंक पे कॉलेज है उसका स्कोर है 40% और जो 200 रैंक पे कॉलेज है उसका स्कोर है 33.7%। मतलब इंडिया के अंदर अगर आप टॉप 200 कॉलेजेस की बात कर रहे हो तो जो 200 नंबर का कॉलेज है, इवन जो 100 नंबर का कॉलेज है, उसके हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। तो मतलब जैसे कि इंडिया में भी अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो सोचते हैं इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे आप रैंक में नीचे जाते जाओगे, 50वें नंबर का कॉलेज, 100वें नंबर का कॉलेज, 110वें नंबर का कॉलेज देखोगे तो उनकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई है। तो क्या ये इंडिया के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए ठीक है? और ये तो NIRF रैंकिंग के लिए शुरुआत के 1250 कॉलेजेस ने अप्लाई किया, जिसमें तो 200 का रैंकिंग मिली। इन 200 में से भी ओवरऑल अगर आप देखो तो 50 नंबर पे, 100 नंबर पे जो है इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इन 1250 के बाद लगभग 4500 इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर जिन्होंने रैंकिंग के लिए अप्लाई तक नहीं किया। तो टेक्निकल एजुकेशन का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर कितना गंदा है ये इस बात से पता चलता है। और ये जो टॉप रैंकिंग 200 इंस्टीट्यूट्स है ना इंडिया में, यहाँ 30,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये टॉप 200 भी अच्छे नहीं है। और जेई एंट्रेंस एग्जाम में 11 से 12 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, जेई मेन में, प्री में नहीं। तो जेई मेन में 11 से 12 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं और टॉप 200 कॉलेज में केवल 30,000 सीटें हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही क्रीम लॉट होगा जो टॉप 200 सीटों तक, टॉप 200 कॉलेजेस तक पहुंच पाएगा। टॉप 10 और टॉप 20 और IIT पहुंचना तो अपने आप में कितना मुश्किल है ये आप समझ ही सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये बताया जाता है कि अक्सर कर हर साल हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि प्लेसमेंट सीजन में किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 80 लाख का, किसी को 1.5 करोड़ का। तो जब पैकेजेस आते हैं तो लोगों के अंदर एक सपना आ जाता है, बच्चों के अंदर भी और बच्चों के माँ बाप के अंदर भी, कि यार हमारा बच्चा कल की डेट में इंजीनियर बनेगा, किसी अच्छे कॉलेज में गया तो इतना पैसा कमाएगा। और एक रैट रेस सी यहाँ पे शुरू हो जाती है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल IIT बॉम्बे से कोई बच्चा पढ़ के निकला, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ लास वेगस USA में। तो भाई लोगों को लगा 1.5 करोड़। अब इंडिया में 1.5 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लास वेगस UK में 1.5 करोड़, USA में 1.5 करोड़ साल का बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस 1.5 करोड़ में तो लास वेगस में उसका 30-40 लाख तो टैक्स देने में चला जाएगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पैकेजेस होते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये 1.5 करोड़ पूरा पैसा नहीं पकड़ा देगी कंपनी, कुछ स्टॉक्स पकड़ा देगी, कुछ साइन ऑन बोनस होता है, वो बोनस आपको तब मिलेगा जब आप कम से कम 2 साल उस कंपनी में काम करोगे। तो ये जो 1.5 करोड़ का पैकेज है, इसको अगर आप 12 महीने से डिवाइड करो तो लगभग 12 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया प्रति महीना हो जाता है। लेकिन 12.5 लाख रुपये प्रति महीना आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपके अकाउंट में मुश्किल से 5 से 6 लाख रुपए प्रति महीने आएगा।
अब इंडिया के अंदर 5 से 6 लाख रुपए प्रति महीना बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन लास वेगास के अंदर 5 से 6 लाख रुपए प्रति महीना बड़ा अमाउंट नहीं है। एक डिसेंट घर ढूंढने में ही लास वेगास में आपके महीने की जेब से 2 लाख का किराया निकल जाएगा। तो ये सारी बातें ओवरऑल माँ बाप और बच्चे नहीं समझ पाते हैं जब वो प्लेसमेंट सीजन की न्यूज़ को सुनते हैं। उनको लगता है 1 करोड़ का पैकेज मिल गया मतलब लाइफ सेट हो गई, अब तो झिंगा लाला। अब वो 1 करोड़ का पैकेज मुश्किल से 50-100 लोगों को मिलता है। 100 होंगे मुश्किल से जिनको इस प्रकार के ऑफर मिलते हैं। सपने बहुत सारे लोगों के बन जाते हैं। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर कॉमर्शलाइजेशन और 1-1.5 करोड़ को दिखा के जो अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी फीस बढ़ाए चले जा रहे हैं और लोग यहाँ पे फीस दिए भी चले जा रहे हैं। तो ये भी एक गड़बड़ एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, कक्षा 9 से ही बच्चों को इंजीनियरिंग की एग्जाम की एंट्रेंस तैयारी में बैठा दिया जाता है। अरे कक्षा 9 में तो इंसान का समय होता है अपने ड्रीम्स को चेंज करे, अपने पैशन को चेंज करे, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करे। 11th-12th में पढ़ाई समझ में आती है, लेकिन 9वीं 10वीं भी बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट तैयारी 11th-12th में भी नहीं होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए टेक्निकली। लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगियां एक एंट्रेंस एग्जाम के चारों तरफ आके बैठ जाती हैं। कोटा फैक्ट्री सीरीज में आपने ये देखा ही होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इंजीनियरिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन में। कुछ पर्टिकुलर ऑफर्स को देख के एक रैट रेस से शुरू हो जाती है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों के ऊपर एक एंड्यू प्रेशर आ जाता है, सुसाइड वगैरह बढ़ते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है, फियर बढ़ता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू स्टॉप दिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल बताई जा रही हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी नहीं है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अप्रूव की है एडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। AICTE के द्वारा इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस अप्रूव किए जा सकते हैं कि जो कि हर साल 23.67 लाख बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस उतने काबिल नहीं है। हमारे को चाहिए क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो एक्चुअली में बच्चों को इंजीनियर बनाए। सिर्फ आप कॉलेज खोल के बैठ गए तो किसी मंत्री के पास 100-200 करोड़ रुपया फालतू ब्लैक का पड़ा है, तो उसने बोला क्या करें? तो उसने बोला कॉलेज खोल दो। मेरे घर के पास ऐसे बहुत से कॉलेज खुले हैं, बच्चे वहां पे पढ़ने भी जाते हैं बट सीखते कुछ नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल निकल गए और सोम टोम सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म तक नहीं पता है। ये हालात हैं यहाँ पे अभी बच्चों के। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं ओवरऑल। ठीक है, यही इस आर्टिकल में बताया गया है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर आ जाते हैं द आप्स इकोनॉमिक चैलेंज इन पंजाब। आप आम आदमी पार्टी को पंजाब में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इस महीने? अगर आप देखो तो आम आदमी पार्टी एम्प्लॉयज को अपने स्टेट गवर्नमेंट के सही समय पे तनख्वाह भी नहीं दे पाई। ओके, आपकी सरकार पंजाब में 6 महीने पूरी कर चुकी है। अगस्त के महीने की तनख्वाह भी 1 हफ्ते यहाँ पे आप पार्टी ने लेट दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सरकार के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो जब सरकार के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं है, तो उसके बाद जब सरकार फ्री भी बांट रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? अब क्या क्या फ्री भी बांटे आपकी सरकार ने? तो भैया हर हाउस होल्ड को 1 जुलाई से 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। इससे स्टेट एक्सचेकर का 1800 करोड़ का नुकसान। फिर अगर आप देखो तो स्टेट के एनुअल बजट के ऊपर 15,845 करोड़ का खर्चा आएगा। 2021-22 में खर्चा था 13,443 करोड़। मतलब आप लगभग कह सकते हो कि 1800 से 2000 करोड़ के ज्यादा का खर्चा आ रहा है स्टेट एक्सचेकर के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देने की वजह से। फिर आपने ये बोला था कि पंजाब के अंदर जितनी भी 18 साल से ज्यादा की औरतें हैं उनको हर महीना 1000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगर ये खर्चा करती है आपकी सरकार तो सालाना 12,000 करोड़ रुपए और खर्च हो जाएंगे। और यहां पे आपकी सरकार के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। अगस्त की तनख्वाह 1 महीने लेट हुई है। ओके, और इस बार तनख्वाह लेट होने की वजह यह बताई जा रही है क्योंकि जीएसटी का कंपनसेशन नहीं आया। क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन रुका हुआ है। पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए मिले थे जीएसटी कंपनसेशन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस बार अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये हो सकता है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल मीन्स है वो पंजाब की सरकार के पास कम हो गया, इसलिए वो पैसा नहीं दे पा रहे हो। अगर आप देखो तो पंजाब की 2022-23 का बजट क्या बताता है कि पंजाब की डेफिसिट है 2.63 लाख करोड़। पंजाब का आउटस्टैंडिंग डेब्ट, पंजाब अभी उधार में है 2.63 लाख करोड़ की, जो कि उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 45.88% है। बहुत ज्यादा उधार में है पंजाब। अगर आप देखो इसके अलावा तो पंजाब की एसोसिएटेड स्टेट एजेंसी, स्टेट लेवल अंडरटेकिंग, बोर्ड और कॉर्पोरेशन, इनका डेप्ट है 55,000 करोड़ का। ओके, जिसमें से 22,250 करोड़ की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट दे चुकी है। तो कुल मिला के पंजाब के फाइनेंसेस हिले हुए। तो क्या इस सब के लिए आप पार्टी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। अभी 6 ही महीने हुए हैं आप पार्टी को आए हुए।
आप पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, आपके चीमा साहब, उनका ये बोलना है कि भैया जब हम ताकत में आए थे उसी समय पे डेब्ट क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेब्ट क्राइसिस को कंट्रोल में करें। लेकिन कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का बोलना है कि डेब्ट क्राइसिस कंट्रोल में नहीं आने वाली है। अगर आप 2022-23 के बजट को देख के इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को एस्टिमेट करो तो ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब के पास 2022-23 में 95,378 करोड़ रुपया आएगा। इतना रुपया आ भी जाता है। पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि 95,000 करोड़ रुपया कभी आएगा नहीं पंजाब के पास, मुश्किल से 78,000 करोड़ रुपया आएगा। लेकिन एक बार को मान भी लिया जाए कि पंजाब के पास कलेक्शंस के थ्रू, रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू इतना पैसा आ जाता है 95,378 करोड़, तब भी अभी पंजाब की सरकार जिस प्रकार से खर्चा कर रही है, खर्चा हो जाएगा 1,55,860 करोड़ का। तो अगर 95,000 करोड़ आते हैं और 1,55,000 करोड़ खर्च होते हैं तब भी 60,000 करोड़ का डेफिसिट है। और 1,55,000 करोड़ तो खर्च होंगे ही होंगे, 95,000 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पंजाब में इकोनॉमिक मेस इस समय पे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है इकोनॉमिक मेस को? एक तरीका तो यह है कि सरकार नए टैक्सेस लगा दे, ठीक है। लेकिन टैक्स लगाना भी अपने आप में मुश्किल बात है, क्योंकि टैक्स फिर वो लोगों के ऊपर आते हैं और फिर लोग नाराज होते हैं। तो पंजाब की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया है। और ये क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है कि पंजाब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई ये जो अलग अलग सरकारें आती हैं, केवल आपकी नहीं, ये सरकारें उल्टे सीधे प्रोमिसेस करती हैं, हम ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, बट क्या फ्री में देना फीजिबल है? इसके ऊपर कोई सोच करता है, थीसिस करता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जा रहा है। फिर ऑन पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट, रिसेंटली क्या हुआ है कि 45 वीडियोस फ्रॉम 10 चैनल्स को यहाँ पे हटा दिया गया। क्यों? चूंकि हेट और कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल को प्रोपोगेट किया जा रहा है इन वीडियोस के थ्रू। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला है यूट्यूब को कि इन सारी वीडियोस को आप अपने चैनल से हटाइए। इसमें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बातचीत की गई है, अग्निकत स्कीम के ऊपर बातचीत की गई। इन वीडियोस में इस बात को लेकर भड़काया जा रहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंडिया के अंदर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को इन वीडियोस के बेसिस पे खतरा है, इसलिए इस वीडियो को प्लेटफॉर्म पर से हटाइए यूट्यूब के। ये ऑर्डर्स अंडर 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिलीज किए गए, ठीक है। अब सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट को गवर्नमेंट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड तो किया था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। समझिए, अभी जो लेटेस्ट रूल्स निकल के आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021, इनको यूज करके यहां पे ये 45 वीडियो हटाई गई हैं। ओके, सरकार के पास ताकत सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट में भी है और सरकार के पास ताकत आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 में भी है। दोनों में कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं। क्या उन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो किया गया? आईटी रूल्स 2021 में यह लिखा गया है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी इस बात के ऊपर डिस्कस करेगी कि कौन सा कंटेंट हटाना है और कौन सा कंटेंट नहीं हटाना है। एक ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो ब्रॉडकास्टिंग से फाइल पे अप्रूवल लेगा और फाइल पे अप्रूवल के बाद ही यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को बताया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को हटाओ। तो क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया? और जिस कंटेंट को आप हटा रहे हो उस कंटेंट के ओनर को आपको जस्टिफिकेशन के लिए डिस्कस भी करना है। जिसने कंटेंट अपलोड किया है उसको आप अपने पास बुलाओगे, उसको एक मौका दोगे अपनी बातों को जस्टिफाई करने का, उससे पूछोगे कि हाँ भाई हम आपका कंटेंट हटा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अपना जस्टिफिकेशन स्टैंड दीजिए और उसके बेसिस पे फिर हम कंटेंट हटाएंगे। एक रिव्यू कमेटी बनाने की बात की गई कि एक रिव्यू कमेटी बनेगी, वो रिव्यू कमेटी सारे के सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को पेरूज करेगी। तो क्या ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया? हर चीज को ग्राउंड लेवल पे डॉक्यूमेंट किया गया? इस बात को लेके ओवरऑल कुछ डाउट्स हैं। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके और वायलेंस को लेके ऑनलाइन बहुत सारा सेंसिटिव मटेरियल आपके लोग प्रोलिफरेट करता रहता है, तो उसको रोकना जरूरी है, इस बात में कोई दो राह नहीं है। लेकिन रोकने के लिए आप किस मोडस ऑपरेंडी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या नियम कानून और सेफगार्ड के हिसाब से काम कर रहे हो, इस बात को भी इंश्योर करना उतना ही जरूरी है। और फाइनली T20 से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई है, एशिया कप में फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ यहाँ पे जीत गए हैं। तो बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ODI वर्ल्ड कप आने वाला है, तो क्या ये टीम रिक्यूपरेट कर पाएगी, फिर से इसका गैप कर पाएगी? 2007 में पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के अंडर T20 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया। अब 15 साल बीत चुके हैं, 15 साल बीतने के बाद भी हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो नंबर 1 टीम होना ही ज़रूरी नहीं है, क्या इस प्रकार के हमें टूर्नामेंट्स भी रेगुलर समय पे जीतने चाहिए? तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं।
अब लेट्स सी जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, वो तो बात का समय बताएगा। क्रिकेट से रिलेटेड एक आर्टिकल है और आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी क्रिकेट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।